Welcome back to another new lesson. In this lesson, we will discuss the most important era of English history, Victorian era. इस लेसन में हम विक्टोरियन एरा को इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद हम पीबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले विक्टोरियन एरा को डिस्कस करना लाजमी है क्योंकि जो हमारी नावल की डेवलपमेंट है वो इसी एरा से हुई थी। मीन्स के जो नावल हैं इंग्लिश लिटरेचर के उनकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस एरा में ही स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टोरियन एरा, इस एरा को विक्टोरियन एरा क्यों कहते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड की हिस्ट्री में मोस्टली जो नेम्स होते हैं वो किंग या क्वीन के नाम पर उस एरा को रखा जाता है। जैसे कि हम रेनेसा के एज में एलिजाबेथन एरा को देखते हैं जिसमें क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रूलर थी, यानी कि क्वीन थी। इसी तरह विक्टोरियन एरा को विक्टोरियन एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक इंग्लैंड पर रूल करती रही थी, इसलिए इस एरा को हम विक्टोरियन एरा के नाम से जानते हैं। क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड है वो 63 ईयर्स एंड 7 मंथ काउंट किया जाता है, जो कि एक लॉन्ग पीरियड है। यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने 63 ईयर इंग्लैंड पर रूल किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विक्टोरियन एरा में क्वीन विक्टोरिया को लास्ट हैनोवेरियन क्वीन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने ट्यूडर डायनेस्टी पर बात की थी, एंग्लो नॉर्मन में किस तरह की यॉर्क और लैंकेस्टर फैमिली से ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में जो भी रूल करता है वो किसी न किसी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। यानी कि जो उनकी रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं उनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि ट्यूडर डायनेस्टी है, स्टॉक डायनेस्टी। इसी तरह जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो लास्ट हैनोवेरियन क्वीन है। यहाँ पर इसमें एमसीक्यूज भी बन सकता है कि कौन सी जो क्वीन है वो लास्ट हैनोवेरियन क्वीन है, सो वो क्वीन विक्टोरिया है। क्वीन विक्टोरिया जो है इनके आगे जो फर्दर सन है एडवर्ड 7, इन्होंने इनके बाद इंग्लैंड पर हुकूमत की थी। क्वीन विक्टोरिया की जो मैरिज है 1840 में इन्होंने अल्बर्ट ऑफ सेक्स से मैरिज की थी, यानी कि 1840 में 1837 में रूल इंग्लैंड पर रूल करने के बाद 1840 में इन्होंने यानी कि वो क्वीन मैरी के बाद वो फर्स्ट क्वीन है जिनकी यानी कि रूल के दौरान उनकी शादी दिखाई गई है। जेम्स पेल्स इन लंदन, जेम्स पेल्स इन लंदन में इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हर हस्बैंड डाइड जो है 1861, यानी कि 1840 में इनकी मैरिज हुई और इनके हस्बैंड 1861 में इस दुनिया से चले गए थे। और इस चीज़ को किपलिंग की एक पोइम है द विडो एट विंडसर, इसके अंदर इस चीज़ को इलेबोरेट किया गया है कि 1961 के बाद ऑनवर्ड इस इनके टाइम पीरियड तक इन्होंने एज अ विडो लाइफ गुजारी है। देन अगर हम देखें तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, क्योंकि इन्होंने एशिया, अफ्रीका और इंडिया पर अपनी हुकूमत जमाई हुई थी। जैसे कि हम ब्रिटिश एम्पायर को देखते हैं कि इन्होंने इंडिया पर हुकूमत की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इन्होंने एज आ रूलर इंडिया को सर्व करना शुरू किया। तो इस तरह उस टाइम पर इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, इनका जो एम्प्रेस था वो एट अ टाइम इंग्लैंड से लेकर इंडिया, अफ्रीका एंड एशिया तक था, क्योंकि नेशनल आर्मी जो थी, नेशनल ग्रोथ इंग्लैंड की उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुई थी। इसी चीज़ को एक नावल जेवल ऑफ द क्राउन में भी दिखाया गया है कि किस तरह जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो इंग्लैंड के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ पर हुकूमत कर रही थी। इस टाइम पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड और प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अभी हम आगे देखते हैं। इस
इस एज को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम चार्ल्स डिकेंस के एक नावल टेल ऑफ टू सिटीज़ की ओपनिंग लाइन को देखते हैं, जो कि इस एरिया को यानी कि इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करती है। It was the best of time, it was the worst of time. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. इस लाइन्स में यानी कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम बेस्ट ऑफ टाइम होने के साथ साथ वर्स्ट ऑफ टाइम भी काउंट किया जाता है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने ये नावल जिसके अंदर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। यानी कि अगर हम इस नावल को सरफेस लेवल पर देखें तो ये नावल हमें ये बताता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की उस टाइम पर कंडीशन थी वही इस टाइम पर इंग्लैंड की यानी कि विक्टोरियन एरा में कंडीशन थी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये इंग्लैंड के उस टाइम की कंडीशन को किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम ये किस तरह है और वर्स्ट ऑफ टाइम किस तरह है। इस एज को एज ऑफ विजडम होने के साथ साथ एज ऑफ फुलिशनेस क्यों कहा गया है। अब इस पीरियड की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। इट वॉज अ चेंज ऑफ, यानी कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस टाइम में यानी कि रोमांटिक एज के बाद इंग्लैंड में किस किस्म की चेंजेस आई, लाइक हिस्टोरिकल, मिलिट्री चेंज, साइंटिफिक चेंज, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। यानी कि इन सेक्टर में इंग्लैंड में चेंज आ रहा था ग्रेजुअली, जिसको हम विक्टोरियन एरा और लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी काउंट करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन, क्योंकि जो कुछ लोग थे वो अर्बनाइजेशन मीन यानी कि जो लोग थे वो विलेज से सिटी की तरफ मूव कर रहे थे और इस तरह जो सिटीज़ थे वो ग्रो होते जा रहे थे। द नेक्स्ट वन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम डिफरेंट नावल में भी देख सकते हैं, जैसे कि टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी हमें दिखाया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से इसको एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। क्योंकि जब किसी भी कंट्री में साइंस या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हो तो उस एरा को एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट फील्ड में जब हम ग्रो कर रहे होते हैं एज किसके थ्रू, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। सो इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी। ग्रोथ ऑफ बिजनेसमैन, लाइक इस एरा में अपर क्लास के अलावा जो मिडिल क्लास थी वो भी ग्रो कर रही थी लाइक बिजनेसमैन, क्योंकि इनसे पहले इसी तरह हुआ करता था कि जो फ्यूडल्स होते थे वही ग्रो करते थे और उन्हीं के पास ये राइट्स होते थे कि वो खुद को पहले से ज़्यादा ग्रो कर सकें। क्लास बेस्ड सोसाइटी, यानी कि इस टाइम पर क्लास बेस्ड सोसाइटी बनती जा रही थी। जो लोग हैं वो डिफरेंट क्लासेस में लाइक अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास में डिवाइड हो रहे थे, क्योंकि जब जो लोग खुद को एज अ बिजनेसमैन के तौर पर ग्रो कर रहे थे और वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे थे, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जो फॉल्ट हमें दिखाई देता है वो ये है कि जो गरीब लोग थे यानी कि जो लोअर मिडिल क्लास थे वो मज़ीद पुअर होते जा रहे थे। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स इसमें हैं ग्रोइंग स्टेट एंड इकोनॉमी। जब भी किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है तो उस टाइम पीरियड में जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ग्रोथ ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल एबल टू वोट, यानी कि इस एरा में यानी कि इस टाइम ऑफ पीरियड में जो ग्रोथ थी वो यानी कि लोगों को वोट का हक दिया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले वोटिंग जो थी वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए थी, हर एक शख्स को वोट का राइट नहीं था।
जिसमें के फीमेल भी शामिल हैं। पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इस एज में टाइम ऑफ पीरियड में जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो चुकी थी, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाती हैं लोगों को, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारी पॉपुलेशन पर पड़ता है। जबकि हमारे पास कोई डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हों, डिफरेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही हों, तो उसका डायरेक्ट असर हमारी पॉपुलेशन पर पड़ता है। हैविंग एम्बिशन एंड डाउट, इस एज में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, यानी कि उनके अंदर खुद को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, यानी कि वो ये विश करते थे कि वो खुद को ग्रो करे। लेकिन इसके साथ साथ वो डाउट में भी थी, स्केप्टिक्स थे कि क्या अगर वो, यानी कि ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स मिडिल क्लास के लिए है कि जब वो खुद को मिडिल क्लास के तौर पर ग्रो करना चाह रहे थे और वो एम्बिशियस थे, लेकिन इसके साथ साथ उनको डाउट भी था कि क्या उनके ये जो राइट्स हैं वो उनको सही तरीके से मिल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग। इस एज में क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा की जाने लगी थी, किसके थ्रू? नॉवेल्स के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस एरा को एज ऑफ फुलिशनेस, एज ऑफ वर्स्ट क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज करते हैं, उसको अपने अंडर लेते हैं, तो उस टाइम पर आप किसी भी इंसान के जो राइट्स हैं, यानी ह्यूमन राइट्स को आप ऑब्वियसली वायलेट करते हैं। क्योंकि जब आप किसी पर उसकी परमिशन के बगैर कोई ऐसा काम करें, लाइक अगर हम उसके कंट्री पर ही कर रहे हैं, तो हम वहाँ के लोगों को वायलेट करते हैं, उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है। क्योंकि इंग्लैंड ने डिफरेंट कंट्रीज़ पर अपना रूल किया हुआ था, उनको अपने अंडर किया हुआ था, उनको कॉलोनाइज किया हुआ था, तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? ह्यूमन राइट्स पर, कि आप उनको अपने अंडर ले रहे हैं किसकी बिना पर, यानी कि आप वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। नेक्स्ट देखिए, तो एक और फॉल्ट जो हमें इसमें दिखाई देता है, परफेक्शन। क्योंकि वो लोग, गवर्नमेंट जो थी वो खुद को परफेक्ट समझ रही थी कि हमने हर फील्ड में, लाइक साइंस में, कल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में खुद को इस तरह ग्रो कर लिया है, अब हम परफेक्ट हैं, हमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस एरिया के ह्यूमन बिहेवियर पर थोड़ा सा देखें, तो जो इंसानों के रवैये थे उस टाइम पर, यानी कि जो उनका बिहेवियर था वो किस तरह का था, ये सब चीज़ें हमें इस एरिया के लिटरेचर में लाजमी देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि विक्टोरियन सोसाइटी विक्टोरियन एरा में किस तरह की थी। ह्यूमन बिहेवियर, जेंडर रोल, यानी कि मेल और फीमेल, इनके रोल को डिस्टिंक्ट किया हुआ था कि जो फीमेल का रोल है वो फीमेल ही अदा करेंगी और जो मेल का रोल है वो मेल ही अदा करेंगे, यानी कि पैट्रियार्की दिखाई गई है, मेल को सुपीरियर दिखाया गया है, और फीमेल अगर एक एज आ इंडस्ट्री में वर्कर भी काम करती हैं तो उनकी जो सैलरी होगी वो मेल की निस्बत कम दी जाएगी, क्योंकि वो एक फ़ीमेल हैं। इसी तरह जो उनके मैनर्स थे वो भी, क्योंकि वो जैसे कि हम देखते हैं अ पैसेज टू इंडिया में डिफरेंट जो ब्रिटिश हैं वो वहाँ पर एज अ ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, तो उनके लाइफस्टाइल में और जो वहाँ पर नेटिव हैं यानी कि इंडियंस हैं, उनके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा क्लैश दिखाया गया है कि वो खुद को सुपीरियर समझते हैं कि हम लोग ना तो इनसे बात करेंगे, ना ही हम इनके साथ उठने बैठने के काबिल हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो मैनर्स हैं, यानी कि फॉर्मल मैनर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं, जिसके अंदर उनके डाइनिंग मैनर, एक दूसरे से बात करने के मैनर, मैरिज वगैरह के, कि किसी से किस तरह बात करनी है, आपने खाना किस तरह खाना है, एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारे फॉर्मल बिहेवियर होते हैं उनको इलेबोरेट किया जाता है और लोगों को ये बताया जाता है कि हमारे फॉर्मल मैनर्स क्या हैं।
वर्क एथिक्स भी कुछ होते हैं, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी टाइम पर फारिग नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ काम करेगा और वो खुद को हमेशा एक सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि उसके अंदर हमेशा एक सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए कि उसने मुल्क को किसी ना किसी तरीके से सर्व करना है। अब आगे फर्दर हम देखते हैं कुछ सोशल मूवमेंट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं विक्टोरियन एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल मूवमेंट्स में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से जानी जाती है, यानी कि 1833 में। इस मूवमेंट को हम कैथोलिक रिवाइवल भी कहते हैं। और वो क्योंकि ये मूवमेंट जो थी वो ऑक्सफोर्ड से पास होने वाले कुछ स्कॉलर्स थे जिनके थ्रू चलाई गई थी। और इनका एम क्या था, यानी कि वो किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे, वो रिफॉर्म लाना चाह रहे थे। कैथोलिक थॉट्स यानी कैथोलिसिज्म की जो प्रैक्टिस थी वो इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर कैथोलिसिज्म की कुछ रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो एलिजाबेथन एरा से पहले और उस एरा में डिफरेंट चर्च में डिवाइड हो गया था। जैसे कि हमने रिफॉर्मेशन में देखा था एंग्लो नॉर्मन में कि किस तरह चर्च में रिफॉर्म की गई थी और प्रोटेस्टेंटिज्म आया और इन्होंने रोमन कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म में जो रिलीजन था वो किस तरह और एंग्लिकन चर्च में डिवाइड हो गया। इसी तरह ये जो मूवमेंट थी वो 1833 में चलाई गई थी ऑक्सफोर्ड से पास आउट होने वाले कुछ स्कॉलर्स के थ्रू, कि वो कैथोलिसिज्म के जो थॉट्स थे उनको रिवाइव करना चाह रहे थे। रिवाइव कहते हैं जब आप किसी चीज़ को दोबारा लेकर आते हैं, उसको रिफॉर्म करना चाह रहे थे, किसमें? चर्च ऑफ इंग्लैंड में। इस मूवमेंट को हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री राफेलाइट मूवमेंट 1848 टू 1860, यानी कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आर्ट यानी कि पेंटिंग में एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसको हम प्री राफेलाइट मूवमेंट कहते हैं। वो क्या थी? इनका जो एम था आर्ट फॉर लाइफ सेक, यानी कि जो राफेल हैं एज वी नो के वो रेनेसां के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटर हैं जिन्होंने कुछ पेंटिंग के रूल सेट किए थे। लेकिन जो प्री राफेलाइट मूवमेंट के फॉलोअर थे उनका कहना था कि हमें आर्ट में रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए और हम विदाउट फॉलोइंग एनी रूल हम पेंटिंग करेंगे और पेंटिंग को हम एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे लिटरेचर में जो कि ऑलरेडी करवाया भी गया था। यानी कि उनका एम था कि हम एक ऐसी पेंटिंग करेंगे जिसमें कि हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे और इसको एक ऐसा सब्जेक्ट बना के हम आर्ट फॉर लाइफ से यानी आर्ट के ज़रिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। ये उनका मकसद था, जिसके लिए बाद में लिटरेचर में भी इस मूवमेंट को फॉलो किया गया था, जिसमें कि ऑस्कर वाइल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसके साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी एक पोइम है माय लास्ट टचेस। इसमें इस मूवमेंट के एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है वुमेन सफरेज मूवमेंट, जो कि 19th सेंचुरी में विक्टोरियन एरा में स्टार्ट की गई थी, जिनका मकसद था यानी कि उनका एम था वोट, यानी कि वो राइट फॉर वोट, फीमेल के लिए जो वोट होते हैं उसके राइट के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी, जिसको आगे फर्दर 2 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी डिवाइड किया गया था। अमेरिका की 1869 में द नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन लाइक NWSA and the second one is the American Women's Suffrage Association, like abbreviation है AWSA।
19 और 20 सेंचुरी में फेमिनिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, यानी कि फेमिनिज़्म की मूवमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वेव 19 और 20 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी, क्योंकि ये राइट्स फॉर वोट यानी कि वुमेन के लिए वोटिंग के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि मैरी वुस्टनक्राफ्ट, जो कि इनसे पहले जिनसे हम फेमिनिज़्म का स्टार्ट भी लेते हैं। इसी तरह और भी वो डिफरेंट वर्क हैं जो कि फेमिनिज़्म के स्टार्ट होने में इनके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं। The next one is and most important abolition movement 1783 to 1888। इसको हम स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू स्लेवरी के बारे में ये कहा गया था कि अब से स्लेव जो हैं उनको फ्री कर दिया जाएगा और किसी भी शख्स को स्लेव बनाकर नहीं रखा जाएगा। इसके लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी, जिसको हम एबोलिशन मूवमेंट कहते हैं। अब कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि सोशल रिफॉर्म्स कहलाती हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 3 रिफॉर्म एक्ट हैं 1832, 1867 एंड 1884। इन एक्ट्स यानी इन रिफॉर्म के थ्रू एक्सटेंडिंग किया गया था वोटिंग राइट्स को, यानी कि इन एक्ट्स के थ्रू जो सिटीज़न थे इंग्लैंड के, इनको फर्स्ट टाइम यानी कि मिडिल और जो लोअर क्लास थे उनको वोट का हक दिया गया था। इससे पहले आम लोगों को वोट का हक नहीं था। लेकिन जो ये रिफॉर्म्स हुई थी, रिफॉर्म एक्ट 1832, इसके बाद 1833 में जो भी हमने डिस्कस किया कि एबोलिशन एक्ट, जो कि इसी से ही निकला था स्लेव्स के लिए। इसके बाद रिफॉर्म एक्ट 1867 और 1884, ये जो 3 एक्ट्स हैं यानी कि 3 रिफॉर्म हैं वो की गई थी वोट के लिए, यानी कि वोट में रिफॉर्म लाने के लिए ये 3 एक्ट पास करवाए गए थे। एक और हम रिफॉर्म देखते हैं चिमनी स्वीप्स CHIMNEY/SWEEPS। चिमनी स्वीप्स एक्ट जो था 1840 में, जो कि सेम ईयर है मैरिज ईयर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इस सन में 1840 में जो चिमनी स्वीप एक्ट है वो पास करवाया गया था। वो क्यों उसके बाद चाइल्ड लेबर पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, क्योंकि जो हमने विलियम ब्लेक की पोइट्री में देखा था कि चिमनीज़ के बारे में विलियम ब्लेक लिखा करते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे किस तरह काम लिया जाता है चिमनीज़ में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता था उनकी लाइफ के लिए। सो उसके यानी कि विलियम ब्लेक के टाइम पे, जो कि प्री रोमांटिक्स भी हैं, प्रीकर्सर माने जाते हैं रोमांटिसिज्म के, इन्होंने ये इशू रेस किया था। इनके साथ साथ और भी लोगों ने, जो कि ये चाहते थे कि चाइल्ड लेबर पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए और छोटे बच्चों से काम ना करवाया जाए। इस एक्ट के थ्रू जो है 21 एज तक के जो नीचे हैं उनसे ये काम नहीं करवाया जाएगा। इसीलिए ये एक्ट 1840 में पास करवाया गया, जिसको हम चिमनी स्वीप एक्ट भी कहते हैं, जिसमें के छोटे बच्चों से चिमनीज़ में काम करवाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसके साथ साथ कुछ रेगुलेशन एक्ट्स रेलवे के लिए भी पास करवाए गए थे, जिसमें कि रेलवे सिस्टम में रिफॉर्म लाई गई थी, जो कि 1868 में पास करवाया गया था। अब हम कुछ लिटरेरी डेवलपमेंट्स को देखते हैं। इसके बाद लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि मोस्टली हम नावल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। लिटरेरी डेवलपमेंट में सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी वो फेबियन सोसाइटी, जो कि एक थिंक टैंक था। 1883 में ये क्लब बनाया गया था लिटरेरी क्लब के नाम से, जिनका जो फेमस एम यानी कि वो किसकी फेवर में थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन है वो ना आए, बल्कि ग्रेजुअली चेंज लाया जाए सोसाइटी में। वो नॉर्म्स में रिफॉर्म लाना चाहते थे और वो डेमोक्रेसी के फेवर में थे, यानी डेमोक्रेसी को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। इसके साथ साथ वो रेवोल्यूशन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, यानी कि वो रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ थे कि जो ग्रेजुअली चेंज है वो सोसाइटी में ज़्यादा अहमियत रखता है, ना कि रेवोल्यूशन।
इसमें इस क्लब के जो मेंबर्स थे, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास राइटर हैं इस एरा के, GB शाह, जो कि इस फैबियन सोसाइटी के मेंबर थे, जो कि किसमें रिफॉर्म लाना चाह रहे थे। जो इनकी विक्टोरियन एरा की कुछ ट्रेड्स हैं और जो इनकी जो चर्च में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ट्रेडिशन में वो थोड़ा बहुत चेंज चाहते थे कि इसमें डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत टच लाया जाए और जो रेवोल्यूशन है उन थॉट्स को ख़त्म करके ग्रेजुअली सोसाइटी को मज़ीद डेवलप किया जाए। इसके लिए इन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी लिटरेरी क्लब के नाम से, जिसको हम फैबियन सोसाइटी कहते हैं, 1883 में। नाउ वी आर डिस्कसिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। द फर्स्ट वन इज रियलिज्म. Realism is the most important literary characteristics of Victorian novel. विक्टोरियन नावल जो भी हम रीड करते हैं उसके अंदर हमें रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दिखाई देता है, यानी कि उसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, डाउट, यानी कि इस एज में हमने अभी डिस्कस किया था कि जब मिडिल क्लास जो है वो एक एम्बिशियस सेंस में होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको डाउट भी होता है कि वो चीज़ों के बारे में स्केप्टिक होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सीरियलाइजेशन. सीरियलाइजेशन क्या होती है कि इस एरा में जो लिटरेचर था, स्पेशली नावल, वो सीरियल फॉर्म में पब्लिश करवाए जाते थे, यानी कि उनको एक वक्त में पब्लिश नहीं करवाया जाता था। जैसे कि हम देखें तो हेमिंगवे के नावल और इसके साथ साथ चार्ल्स डिकेंस के भी कुछ नावल हैं जो कि सीरियल फॉर्म में पब्लिश करवाए गए हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस एरा में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी, जिसको कि चार्ल्स डिकेंस ने अपने नावल में भी हमें दिखाया है कि इंडस्ट्रीज़ का किस तरह डायरेक्ट इम्पेक्ट हो रहा था लोगों की लाइफ पर। नेक्स्ट है साइंस वर्सेस रिलीजन, यानी कि साइंस में कुछ ऐसी डेवलपमेंट आ रही थी, कुछ थेरीज, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि जो इंसान जो है वो एप्स यानी कि स्पीसीज से इवेल्युएट किया गया है, यानी कि इसके साथ साथ इनकी क्वेश्चनिंग जो थी वो रिलीजन पर हो रही थी कि ऐसे बाइबल में जो क्रिएशन दिखाई गई है इंसानों की और डार्विन के मुताबिक इस के इंसान किस तरह बने हैं, वो हम डार्विन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उनकी थ्योरी क्या थी। नेक्स्ट है मिडिल क्लास. मिडिल क्लास जो है वो इस एज में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, क्योंकि अपर क्लास की तो हमेशा से ही डेवलपमेंट दिखाई गई है और पुअर क्लास को काउंट ये नहीं करते हैं, लेकिन इस एज में मिडिल क्लास की डेवलपमेंट दिखाई गई थी कि जो मिडिल क्लास है वो डिफरेंट फील्ड में खुद को ग्रो कर रहे थे। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिया. इस एज में जो राइटर्स हैं वो नॉस्टैल्जिक फॉर्म में लिटरेचर लिखना पसंद करते थे, यानी कि पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट के साथ रिलेट करके लिखा जाता था, लाइक कॉपी किया जाता था पास्ट के इवेंट्स को। जिस तरह कि हम चार्ल्स डिकेंस की नावल टेल ऑफ टू सिटीज़ में भी देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की सिचुएशन को और अपनी जो उनकी लाइफ है उनको किस तरह प्रेजेंट एरा के साथ रिलेट करके वो लोग लिखा करते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है यूटिलिटेरियनिज़म. यूटिलिटेरियनिज़म जो है ये कॉन्सेप्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल का, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो सोसाइटी में माइनॉरिटी की बजाय मेजॉरिटी के लिए जो भी कोई ऐसे एथिक्स हों यानी मोरालिटी हो, वो उन लोगों के लिए बनाई जाए जो कि मेजॉरिटी हों। अगर मेजॉरिटी के लिए वो एथिक्स या जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो एप्लीकेबल हैं सिर्फ मेजॉरिटी माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए भी, वो उससे अगर वो खुश हैं, हैप्पी हैं, दैट्स ओके। लेकिन अगर वो उनके लिए हैप्पीनेस का बायस नहीं बनते तो वो रॉन्ग है, यानी कि ऐसे वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए जो कि हैप्पीनेस प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चनिंग. विक्टोरियन लिटरेचर में
क्वेश्चनिंग की जाती थी, यानी कि जो राइटर्स होते थे वो क्वेश्चन करते थे। किस पर क्वेश्चन किया जाता है? इसमें वुमेन राइट्स के बारे में, स्लेवरी के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में क्वेश्चन किया जाता था। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया कि डिफरेंट एक्ट्स यानी रिफॉर्म अमेंडमेंट्स की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के जो चाइल्ड लेबर है उसको ख़त्म किया जाए, स्लेवरी को ख़त्म किया जाए, वुमेन को राइट्स दिए जाए, वोट के उनको पब्लिक राइट दिए जाएं, उनके एजुकेशन का राइट उनको दिया जाए और उनको ग्रो करने का पूरा राइट दिया जाए एज़ कम्पेयर टू जिस तरह के मेल को दिया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने गॉड पर भी क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि इस एरा के एक हम देखते हैं फ्रेडरिक नीचे हैं जिन्होंने कहा था गॉड इज़ डेड, यानी कि इनकी इस थ्योरी के बाद खुदा की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गए थे लोग, जो कि आगे हम फर्दर मॉडर्न एरा में इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं कि खुदा की मौजूदियत पर लोगों को डाउट था कि क्या वाकई खुदा है। जैसे कि हम टॉमस हार्डी के नावल टेस्ट ऑफ द ट्रबल्स में जो मेन इंसिडेंट के टाइम पर हार्डी की जो सिचुएशन थी उस टाइम पर हम देख सकती हैं, जिस तरह कि वो कहते हैं कि क्या एंजल्स और बर्ड्स इनके साथ साथ खुदा वहाँ पर मौजूद था कि नहीं, एक्सेट्रा। इस तरह की जो क्वेश्चनिंग है वो लिटरेचर में की जाने लगी थी, क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस पर जो क्वेश्चन है वो विक्टोरियन एरा से ही स्टार्ट हो गए थे, जिसको आगे फर्दर हम देखेंगे जब हम मॉडर्न एरा में जाते हैं। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी जो कि विक्टोरियन लिटरेचर स्पेशली नावल में हमें देखने को मिलती हैं। आगे फर्दर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल को डिस्कस करेंगे जो कि विक्टोरियन एरा से रिलेट करते हैं, क्योंकि नावल की जो डेवलपमेंट है वो 18th सेंचुरी के लास्ट से 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक 19th सेंचुरी में नावल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे कि इस एरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि टॉमस हार्डी हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, जी.बी. शाह है, जो आगे फर्दर मॉडर्न एरा में भी कंटिन्यू करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ ब्राउनटे सिस्टर्स हैं, फ्रेडरिक नीचे है, इनकी थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है। ये सब आगे फर्दर हम राइटर्स में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके वर्क्स भी। होप सो इस वीडियो में हमने विक्टोरियन एरा से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं कि किस तरह ये एज स्टार्ट हुई और किस तरह इस एज में डेवलपमेंट हुई, कौन कौन से फॉल्ट थे, कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट थी, किन किन फील्ड्स में डेवलपमेंट हुई और उनका लिटरेचर पर क्या असर पड़ा, और इस एज में जो डोमिनेटिंग जॉनरा है वो कौन सा था। Age of aestheticism and period of decadence is the end of Victorian era. विक्टोरियन एरा के लास्ट पार्ट को हम एज ऑफ एस्थेटिसिज्म भी कहते हैं या एज ऑफ डेकेडेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये फॉल ऑफ विक्टोरियन एरा था। इस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो ग्रेजुअली मूव कर रही थी किसकी तरफ, मॉडर्न एज की तरफ, यानी कि उनकी जो सोशल नॉर्म ट्रेडिशंस थे, उनका कल्चर था, वो मॉडर्न एज की तरफ मूव कर रहा था। और इस टाइम पे जो राइटर्स थे वो सोसाइटी में डिफरेंट चेंजेस पर लिख रहे थे। जैसे कि हम देखें ऑस्कर वाइल्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं एज ऑफ एस्थेटिसिज्म के, इसके साथ साथ जो विक्टोरियन एज थी वो अपने इख्तिताम पर थी और 1901 से हम मॉडर्न एज का टाइम काउंट करते हैं।